साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि बानी पीटीआई को जितना मुमकिन हो सके अंदर रखा जाए। हुकूमत ऐसा क्यों चाहती है? देखें, मैं आपने जो सवाल पूछा है उसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। मुझे इस किस्म का कोई इल्म नहीं है कि हुकूमत की कोई इस किस्म की नीयत है या हुकूमत की इस किस्म के कोई इरादे हैं। मुझे कतई तौर पे इसका इल्म नहीं है। अच्छा सर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बानी पीटीआई को मुश्किलात, वैसे तो मुश्किलात है, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से एक मुज़ाकरात की पेशकश हुई है कि एक तरफ आप नहीं मज़ीद अंदर रखना नहीं चाहते, वो कहते हैं जिस तरह आपके साथ सलूक है वैसा हम नहीं करना चाहते, तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। जी, इट्स ए वेरी सीरियस ऑफ़र। देखते हैं क्या रिस्पांस देते हैं। इससे पहले भी शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पे ऑफ़र दिए हैं, वज़ीर आज़म बन के भी ऑफ़र दिए हैं, और जब अपोजिशन लीडर थे तब भी ऑफर्स दी थी, उसका जवाब सही नहीं मिला था, बल्कि गाली गलोच में मिला था। सर आपके पास कोई है पैरामीटर्स के किन पैरामीटर्स पर बात होगी बानी पीटीआई से? हर चीज़ पे बात करने को तैयार है। हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं। अगर वो सर वो अपने रिहाई के लिए, अपने कारकुनान की रिहाई या कुछ ऐसा मुतालबा करते हैं तो आप वो एक्सेप्ट करें? बात कर लेंगे। ये थे ख्वाजा आसिफ। हमने अब बात करनी है, हमारे साथ मौजूद होंगी तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा, जिनका एक वीडियो जो है वो बहुत इस वक्त वायरल है, जिसमें उन्होंने भी इस्तीफे की धमकी दी है। शंदाना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई ही इतनी नाराजगी पाई जाती है और कितनी तादाद है उन अरकान की जो समझते हैं कि आपकी क़यादत जानबूझकर खान साहब को अंदर रखना चाहती है ताकि उनकी दाल जो है वो चलती रहे, दाल पानी चलता रहे उनका? पार्टी में कौन कौन है जो नाराज है और पार्टी में कौन कौन है शंदाना साहिबा जो आस्तीन का सांप है? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, आपको शुक्रिया। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या बात हो रही है। मुझे सुबह जियो के एक नुमाइंदे, बहुत डिसेंट लड़का है, उधर होते हैं नेशनल असेंबली में, उन्होंने कहा कि मैडम हमें थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन दे दें। अभी मजे की बात है, मेरा और आपको जो शो हो रहा है, शो के ऊपर शो है जी जी है। उन्होंने कहा कि मैडम ये जो शहरियार साहब ने इंटरव्यू दिया इस्तीफे का, ये क्या चक्कर है? शहरियार साहब कुछ दिनों से नाराज थे, हमें नहीं पता था क्या था। अच्छा, पार्टी में हॉक्स और डव्स होते हैं, मुज़ाहमत फाहमती। अब कुछ महीने पहले ये हुआ था कि हामिद रजा साहब जो SIC के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा था टीवी शो में कि अगर उनको फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल पा रहे हैं तो नेशनल असेंबली में बैठने का फायदा क्या? हमें तो लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि खान को जेल से निकालो। तो हम सबको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ये केस पे केस, झूठे केस ठोकते जा रहे हैं। कभी एक जज नाराज है, कभी दूसरा जज नाराज है। जिस मानेका ने खान साहब को गालियां दी, एक किसी और की बीवी को गालियां दी, उस बंदे को जिसने थप्पड़ मारा उल्टा उसको जेल में डाल दिया, उस पर एंटी टेरर का केस डाल दिया। तो समझ नहीं आया मुल्क में क्या हो रहा है। इस रिस्पॉन्स में मैंने कहा कि हो सकता है शायद शहरियार इसी बात पे नाराज हो, और फिर मैंने देखा बाकी शहरियार का यही इंटरव्यू था कि मैं तंग हो रहा हूँ कि एक्शन नहीं हो रहा, आई वांट टू ब्रिंग खान आउट, विच मैं सीनियर नहीं हूँ, सीनियर एक पॉलिटिकल कमेटी बन चुकी है, और नेचुरली जो सीनियर कमेटी है वो खान ने बनाई है, उसमें विजडम होगी, वो पार्टी की भी भलाई भी देखेंगे, लेकिन हमें इस पर पार्टी की भलाई से ज्यादा खान की भलाई की फिक्र है। ऐसे मुज़ाहमती मुफाहमती लोग, मैंने ये इंटरव्यू दिया, बात खत्म। पीछे से ये लाइनें शुरू हो गई, बट मुझे पता है ये मेरे पीछे क्यों हेडलाइन शुरू हुई हैं। वीडियो वाला मेरा इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, मैंने जो बोला है वर्ड फॉर वर्ड मैंने आपको भी बता दिया। तो हमने किसी लीडरशिप पे किसी भी तनकीद नहीं की, हम सिर्फ बता रहे हैं कि सम ऑफ अस आर इन अ हरी, हमें जल्दी निकाले किसी भी तरीके से। एंड दैट इंक्लूड्स यू एंड हु एल्स शंदाना जी? और कितने लोग हैं जो इस वक्त थोड़े से मुस्तरब हैं, फ्रस्ट्रेट हैं कि क्यों नहीं हो रहा? सारे ही फ्रस्ट्रेट है इस वक्त। हर बंदा जो PTI से और खान से मुखलिस है वो सभी फ्रस्ट्रेट है। 4 महीने हो गए हैं, अडियाला में लोगों ने लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी है। 18 घंटे बिजली वहां नहीं होती है, 4 घंटे 6 घंटे खान साहब के साथ बिजली होती है, और इतनी गर्मी में जालिमों ने उनको डेथ सेल में भी रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का नहीं आलम इस्लाम का वो लीडर है, और ये उनके साथ ये करते तो फ्रस्ट्रेशन किसको नहीं होगी? अच्छा, ये बताइएगा कि क्या शहरियार अफरीदी से कोई बात हुई आपकी कि वो क्यों खफा हैं, वो इतने, और किससे खफा हैं, किस बात पे खफा हैं? जी, मेरी शहरियार की जो बीवी है, मेरी बहनों जैसी हैं, उनको मैंने फोन किया, मैंने उनसे पूछा, बट शी इज क्लूलेस, आई एम क्लूलेस।
मैंने सिर्फ गेस्ट वर्क पर जवाब दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग एक बात आपको बताऊं जी कि आज ये जो मेरे पीछे सिलसिला छोड़ा गया है, जो की है आदत कभी ना कभी कर देते हैं सनसनीखेज हेडलाइंस। इंटरेस्टिंग, आज मैंने फ्लोर पे बहुत सारी बातें रिवील की। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम तो नहीं चाहते कि पीटीआई टॉर्चर हो, हम भी तो इतनी तकलीफें गुजरी हैं, हम तो कैंसर सर्वाइवर हैं, हमने तो कभी कंप्लेन भी नहीं किया, लेकिन पीटीआई के साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा, फिर चले गए शहबाज शरीफ साहब, तो मैंने कहा वो इतना बेचारा भोला प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो कोई जरा बताए तो सही कि आपकी भतीजी क्या कर रही है आपके नाम पे, आप लोगों ने क्या करवाया हमारे साथ जेलों में, या तो आपको पता ही नहीं है। आप केयर टेकर प्राइम, आप पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर थे द लास्ट डे दैट आई वाज अबडक्टेड, फिर उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गया और ये कह रहे कि इनको पता ही नहीं है कि जेलों में हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ था। मैं कहा सर आप बहुत बोले, आपको बहुत झूठ बोला जा रहा है। और मैं कहा सर आपकी भतीजी ने तो मेरी वीडियो बाकायदा बनवाई है जेल में, या एटलीस्ट जो जेल में खवातीन की जो मेरे पास आई, मुझे नहीं पता पुलिस थी, ISI थी, प्रिजनर थी, बट मुझे बोला कि आपकी वीडियो बनेगी आज, और वो बन गई। तो ये लोग, उन्होंने वो मेरा म्यूट करा दिया सारा। आज असल खबर वो थी, तो इस खबर को खराब करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा छोड़ दिया जियो वालों ने कि जो असल खबर है वो सामने ना आए। मैंने मांगी है नेशनल असेंबली से कि एटलीस्ट मेरी स्पीच की ऑडियो दे दो, बट अब तक उनको मिल नहीं रही है मेरी ऑडियो। सारे पाकिस्तान की ऑडियो उनके पास है, बट मेरी स्पीच की ऑडियो नहीं है उनके पास। असल मामला ये है। सही। अच्छा, क्या ये जुमले आपके थे शंदाना जी के इससे बेहतर है अगर खान साहब को बाहर हम नहीं निकाल सकते तो इस्तीफा दे दें, और क्या ये जज्बाती जुमले थे या वाकई इस्तीफों पे गौर हो रहा है? नहीं, मैंने एग्जैक्टली हामिद रजा साहब के वर्ड फॉर वर्ड रिपीट किया, वर्ड फॉर वर्ड मैंने उनके वर्ड रिपीट किए। मैं कहा जिस तरह हामिद रजा साहब ने कहा, तो इसी तरह मुझे लगता है कि शायद शहरयार भी इसी बात पे नजर नाराज हो। और फिर शहरयार ने इंटरव्यू दिया है बाकायदा, और उसने यही कहा है अगर हम खान को जेल से नहीं निकाल सकते फिर हम असेंबली में क्यों बैठे हैं। अच्छा, ये किसी ना किसी को तो डायरेक्ट किया गया होगा ना, मतलब these words would have been directed somewhere, क्योंकि अगर ये कहते हैं ना शहरयार साहब कि मेरा कसूर है, मैं नहीं निकाल पाया, फ्रस्ट्रेटेड, ये इशारा किसी ना किसी की तरफ तो है कि जो नहीं कोशिश कर रहा निकालने की। देखें जितना मुझे पता है कि मुझे जब खान साहब से 3 हफ्ते पहले मुलाकात हुई तो खान साहब ने हल्का सा नाराजगी किया कि जी मैंने वकला को कब से बोला है सितंबर से कि मुल्क घेर एहतजाज करें, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, सर मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मैं अब ये कितने अरसे पहले की बात है शंदाना जी? 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले। और खान साहब ने इनको कब 3-4 महीने पहले बोला था वकला को कि एहतजाज करें? अपेरेंटली खान साहब ने सितंबर में कहा था कि वकला निकल आए। अच्छा। बाद में पीडीएम पार्ट 2 और केयरटेकर ने डिफरेंट बार्स को कितने अरबों रुपए दिए, तो उसके बाद में स्प्लिट आ गई। तो अब ILF ही एक वाहिद हमारी, बहुत बात वैसे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, बट बाद में भी स्प्लिट आ गई है। सही। अच्छा शंदाना जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अगर खान साहब वकला से कह रहे हैं कि वो एहतजाज करें, वकला एहतजाज नहीं कर रहे, तो द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो अ लॉयर, तो ये उन पे भी ओनस आता है, वो भी जिम्मेदारी आती है। नहीं, खान साहब ने हर किसी को अपनी ड्यूटी दी है, लीगल टीम का हेड दूसरा है, देखिए ऐसे तो उमर यूब साहब सेक्रेटरी जनरल है, फिर उनको सब कुछ करना चाहिए ना इस हसना में, तो ऐसा नहीं चलता। मैंने खुद इतने सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, लेकिन ना उमर भाई और ना गौहर भाई अपनी अथॉरिटी ओवरस्टेप करते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी, मुझे कंप्लीट नहीं कर रही थी। मैंने खान साहब ने जहाँ में ऑर्डर दिया जेल में वकला को निकलना चाहिए, मुझे उससे तकरीबन महीना पहले के 1.5 महीना पहले ILF जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है सेंट्रल विंग, उसका मुझे फोकल पर्सन बना दिया गया था। तो खान साहब के ऑर्डर के फौरन बाद हमने पहला तो नहीं, तीसरा इवेंट बलूचिस्तान में रखा। दाऊद शाह साहब उसको लीड कर रहे थे फ्रॉम बलूचिस्तान, वो मेरे साथ उस वक्त जेल में थे, खान साहब से मिल रहे थे। पहले हमने कराची में जाके किया, हलीमा आदिल शेख, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, फिरदौस शमीम नकवी और पूरा कराची बार और कराची ILF के साथ हमने इवेंट किया। उसमें तो हम बच निकले, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान में था उसमें हम पूरे ILF पे पर्चे कटे हैं, बगावत के शहरयार अफरीदी पे कटा है, कराची में हमारे साथ अली मोहम्मद गया था, और बलूचिस्तान शहरयार। अब इंशाल्लाह अगला हमारा पंजाब में भी, AJK में, GB में, हम हर जगह जा रहे हैं। हमारा एटलीस्ट जो अपना हमारा एफर्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन शंदाना जी, ये क्या वजह है कि वकला जो है, जो कि आपके पार्टी का हिस्सा भी हैं, वो क्यों नहीं एहतजाज, खान साहब अगर कह रहे हैं, उनका ऑर्डर है, तो क्यों नहीं मान रहे वो खान साहब की बात? I have absolutely no idea। देखिए, ना मैं कोर कमेटी के मेंबर हूँ, ना मैं पॉलिटिकल मेंबर हूँ। As I said, कोई ना कोई पॉलिटिकल विजडम इसमें होगी, कुछ तो होगा, लेकिन क्योंकि मैं कमिटीज में नहीं हूँ, हमने ये किया कि हमने हर चीज को बाईपास करके, क्योंकि मेरा ILF से लेना देना है, मैंने ILF के साथ खान साहब का मैसेज सारे पाकिस्तान में लेके जा रही हूँ। शहरयार लेके जा रहा है, शरफ मरवत लेके जा रहे हैं, बहुत सारे वकला, जमशेद दस्ती साहब से बात हुई है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुल्तान, मियां वाली, हर जगह हम पहुंच रहे हैं। अच्छा शंदाना जी, ये जो
जी जी बिल्कुल, ये जो शिकायत कह लें या अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार अफरीदी साहब ने किया, और आपके मुताबिक और भी कर रहे होंगे, आपस में कर रहे होंगे, पब्लिकली नहीं किया उन्होंने, एग्जैक्टली इस तरह की चीज मुझे याद पड़ती है। आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है, मेरे ही प्रोग्राम में आई थी बुशरा बीबी साहिबा की, जो हमशीरा हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था और इन्होंने तो नाम लिए थे, उसमें लतीफ खोसा भी थे, उसमें गालिबन जो है वो आपके और दीगर बड़े नाम भी थे, मुझे याद आ जाएगा अभी, वो ट्वीट भी मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब भेज देंगे। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की थी कि ये खान साहब को, और सारी वुकला की आदत थी बाय द वे, उन्होंने कहा था इनका काम था एहतजाज करना, इनका काम था खान साहब को बाहर निकलवाना, खान साहब पे होने वाली ज्यादतियों को रुकवाना। ये मिजरेबली फेल हुए हैं, बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए, मैं यूज भी नहीं कर सकता यहाँ पे, और यही फ्रस्ट्रेशन अफरीदी साहब शो कर रहे हैं। और आपने खुद भी फरमाया कि वुकला पर खान साहब ने थोड़ा सा भरम हुए हैं कि मैंने कहा था एहतजाज करो, क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक कॉन्फ्लुएंस बनता है यहाँ पर। Ali, you're reading into my words, you're creating a consonance. Let's be very clear on a few things. Number one, खान साहब ने जब कहा कि मैं चाहता था कि वुकला सितंबर में निकले, वो बरहम नहीं हो रहे थे, ना तो कोई वकील बैठा था सिवाय मेरे, दाऊद शाह था, उमर अयूब थे, रऊफ हसन थे, फिरोज शमीम नकवी और मेजर ताहिर सादिक, तो वकील हमारे अलावा तो और कोई था नहीं। मुझे कह रहे थे, कहते मैं चाहता था कि सितंबर में स्टार्ट हो, तो बरहम होने की तो बात ही नहीं है। दूसरी बात, खान साहब की सिस्टर इन लॉ जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। वो सिस्टर इन लॉ अपनी बहन के लिए तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन प्लेस कर सकती हैं, बट उनका पार्टी स्ट्रक्चर में, जिस तरह खान साहब की बहन पार्टी स्ट्रक्चर में नहीं है, जिस तरह बुशरा बीबी की बहन भी पार्टी स्ट्रक्चर में नहीं है, तो वो किसी को पार्टी में ऑर्डर नहीं दे सकती ये करो या वो करो। मैं भी नहीं दे सकती, मैं भी उसका हिस्सा नहीं, मैं कोई पोजीशन होल्डर नहीं हूँ। दूसरी बात, शहरियार से मैंने आपको पॉइंटेडली बता दिया, उसको ये फ्रस्ट्रेशन है। शहरियार जितना जुल्म बर्दाश्त किया है उसकी बेटियों ने, उसकी बहनों ने, उस तरह शायद ही किसी ने किया हो। तो शहरियार का गुस्सा ये है कि जो हम इतनी कुर्बानियां दे के आए हैं, हम इसलिए नहीं आए कि हम असेंबलियों में बैठे, हम इसलिए आए कि खान को जेल से निकाले। तो ये 3 डिफरेंट चीजें हैं, न्यूएंस है, ऑब्वियसली सबका आपस में ताल्लुक है। बात इसमें फिर थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दें चंदना जी, थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दीजिएगा मुझे। देखिए जो खान साहब की सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने ये नहीं, शी डिडंट ऑर्डर, एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे ही अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह था जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, शी नेम्ड सम particulars, she named some individuals precisely कि ये वो लोग हैं, इनमें लतीफ खोसा मुझे याद आ रहे हैं, मुझे बाकी भी याद आ जाएंगे, कि अली जफर साहब हैं, जी बिल्कुल, हामिद खान साहब हैं, कि ये लोग हैं जो खान साहब को की रिहाई में रुकावट बन रहे हैं। ये बड़ी शॉकिंग डिटेल थी मेरे लिए। ये बहुत बड़ी एक्यूजेशन है और मैं इसको सेकेंड नहीं कर सकती। शायद उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मेरे पास नहीं है, बट ये बहुत बड़ी एक्यूजेशन। अगर ऐसी बात होती तो खान साहब ने पैनल लॉयर से अली जफर को अभी तक क्यों रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है इनको, अली जफर साहब को क्यों रखा हुआ है, बाकी वकला को, फिर इनको हटा देते ना। खान साहब बच्चे तो नहीं है। ठीक, अच्छा चंदना जी, अब मुझे थोड़ा सा एक और भी चीज बताइएगा, क्लियर कीजिएगा। चाइनीज क़यादत पाकिस्तान आती है और उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि इसको अपना हाउस ऑर्डर में लेके आए, चीजों को ठीक करें, इस्तेहकाम लेके आए। और फिर हमने ये भी देखा कि अली जफर साहब उनके साथ बैठे थे। अब पीटीआई क़यादत, जिसको के शरपसंदी टोला कहा गया एक खास मकाम पे, आपकी क़यादत को मुल्क दुश्मन तक कह दिया गया, तो चाइनीज क़यादत जो बहुत बड़े पार्टनर हैं हमारे, वो आपको साथ बिठा रहे हैं। कुछ चाइनीज की तरफ से आपको बराह रास्त किसी किस्म का इंदिया दिया गया है कि वी आर विद यू? देखें, चाइना बहुत ही शातिर मुल्क है, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वॉच करेगा। उन बेचारों ने इस पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की, ठीक, और इन लोगों ने VOC करवा दिया अमेरिका के कहने पे। इस वक्त जो अमेरिका का असली टारगेट है वो ना फलस्तीन है और वो ना यूक्रेन है, वो सारे ड्रामे, टोपी ड्रामे, एसेंशियली उनका एक टारगेट है, वो है चाइना। उन्होंने बहुत कोशिश की ताइवान को एक रीजनल वॉर में लाने की, लेकिन ताइवान ने साफ बोल दिया कि जो यूक्रेन के साथ हुआ है, ये ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रही हूँ, मेरे ताइवान में कोई फैमिली नहीं बैठी हुई, लेकिन ताइवानीज का सुनने में आता है, उन्होंने बोला कि भाई हमें माफी देते हैं, हमने बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी संभाली है, और जिस मुल्क में जंग हो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ना वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, तो हम जंग शंग नहीं करनी, आपने जो करना है कर लो, चीन के साथ हम बीच में नहीं आते हैं। और चाइना ने भी बोल दिया अमेरिका को, सुना ये है, ये बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आया कि हम क्यों ताइवान को, अपने लोगों को क्यों अटैक करेंगे, अगर अमेरिका हमें अटैक करेगा हम डायरेक्ट अमेरिका पे करेंगे। फिर बीच में हमने सुना कि अफगानिस्तान को और ईरान को लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करना था टू अटैक चाइना थ्रू पाकिस्तान।
बहुत सारी बीच में सुनने में आई। उमर यूसुफ साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में बताया कि हमें कहा गया है और हमें इसकी कॉन्फर्मेशन चाहिए फॉरेन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि क्या पाकिस्तान में यानी केपी में अफगानिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान में ईरान के खिलाफ अड्डे दे दिए गए हैं। अगर ये न्यूज झूठ है तो उसकी तरदीद की जाए, अगर सच है तो उसकी तस्दीक कर दी जाए। अभी तक वो हमारे पास नहीं आई। अच्छा। कि जो अज़्वे इस्तेकाम इन्होंने लॉन्च किया, मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि कोई ना कोई ड्रामा करेंगे, टारगेट किलिंग स्टार्ट कर देंगे। मौलाना ने तो कह दिया कि 50,000 तालिबान जंगजू या दहशतगर्द KPK में आ चुके हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है। ये बहुत अलार्मिंग है। देखें, आपको याद है एक मीटिंग हुई थी, खान साहब हमारी गवर्नमेंट जाने वाली थी और जनरल बाजवा ने कहा था उसमें कि जी प्रपोजल रीसेटलमेंट का हमने पक्का कर दिया है, अमेरिका का विड्रॉल हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज आप लोग ऐसे करें कि आप लोग स्वास्थ्य में उनको आने दें या बाकी इलाकों में। उस मीटिंग में मैं नहीं थी क्योंकि मैं काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुराद सईद बैठा हुआ था। बेशतर फौजी अफवाज होंगे, सिर्फ बाजवा साहब अकेले थोड़ी होंगे, और बहुत सारे लोग थे। और ये जो आजम खान है, खान साहब के वक्त PS to PM, तो अपेरेंटली इन दोनों ने ओपनली अपोज किया कि ये नेशनल सिक्योरिटी तो पहले बाद में बात होगी, पहले आप हमारी कल्चरल सिक्योरिटी की बात करें। अच्छा। मेरे खुद के घर में आता है, मेरी वालदा को मारता है, मेरे बाप को, मेरे बच्चों को, और फिर उसको आप रीसेटल कर देंगे। मेरे ये प्रपोजल किसका था रीसेटल करने का जिसको खान साहब ने अपोज किया, चंदाना जी? जनरल बाजवा। ओके, क्योंकि हमने तो देखा था खान साहब तकरीर में आके, कौम से खिताब में आके इसको एक तरह से इसको एडवोकेट कर रहे थे इस प्रपोजल को। नहीं, उन्होंने बताया कि ये प्रपोजल आया है, उन्होंने फिर भी शर्म और हया थी, उन्होंने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। लेकिन तो सारी दुनिया को पता है कि जनरल बाजवा ने वो सेटलमेंट करवा दी थी। उसकी कितनी ऑडियो नोट्स घूम रही हैं, सबने सुनी हुई हैं। तो उस पर ये बात थी कि जनरल बाजवा ने कहा कि इनको रीसेटल करना है, तो इसमें मुराद ने बहुत चीखो पुकार, इसलिए तो मुराद छुपा हुआ है कि जी कैसे आप कर सकते हैं, जिन लोगों ने मारा है वो हमारा पड़ोसी हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? चले ठीक है, आपने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। बड़ी अहम बातें बात है भाई आपने की हैं, खासतौर पे जो आखिरी बात थी, क्योंकि इसका इल्जाम कह लें या इसकी जिम्मेदारी हमेशा आप पर ही आती थी। आपने कहा हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंदाना साहब। नाज़रीन, अवाम में गैरत आ गई। अवाम ने कहा जनाब हम अब टैक्स नहीं देंगे, बस बहुत हो गया, मजीद टैक्स हम नहीं दे सकते। अवाम ने एहतजाज किया और ऐसा एहतजाज किया नाजरीन कि सदर पाकिस्तान को टैक्स वापस लेना पड़ गया। सॉरी, सदर पाकिस्तान को नहीं, सदर को टैक्स वापस लेना पड़ गया, हुकूमत को टैक्स वापस लेना पड़ गया। इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा इस वक्फे के बाद। जहां टैक्सों में इजाफे के खिलाफ बड़े पैमाने पर हंगामे फूट पड़े हैं, पुलिस तशद्दुद के बाद हजारों अफराद ने पार्लिमान पर धावा बोल दिया था और ऐवान को आग लगा दी थी। मेंबरान असेंबली को बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा। इन्हें एक सुरंग के जरिए इमारत से निकाला गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक गवर्नर हाउस को भी आग लगा दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। टैक्स बढ़ाने की तजवीज देने वाले रुकन पार्लियामेंट की सुपरमार्केट और एक सिटी हॉल को भी आग लगा दी गई। पुलिस की फायरिंग में 10 अफराद की हलाकत की इतला है, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता कई दहाइयों में पहली मर्तबा हुकूमत के खिलाफ अवाम उठ खड़ी हुई है। अवाम की ऐसी शदीद तरीन नाराजगी देखने को मिली है। कीनिया में इजाफी टैक्सों के खिलाफ अवामी एहतजाज के सामने घुटने टेकते हुए सदर विलियम रूटो ने मालियाती फाइनेंस बिल पर दस्तखत नहीं किए, यानी टैक्स वापस ले लिया है। कौम से खिताब करते हुए कीनिया के सदर ने कहा कि वो कीनिया की यूथ के साथ डायलॉग करेंगे और अखराजात में कमी के इकदाम करेंगे, जिनका आगाज हुकूमत से होगा। ये होती है अवाम की ताकत। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहां भी नए नए फाइनेंस बिल के बाद टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान में तो महंगाई की शरह कनाडा से भी ज्यादा है, जो इस वक्त तो 15% है, मगर वर्ल्ड बैंक का खदशा है कि यह शरह 26% तक जा सकती है। मादरत के साथ कीनिया से ज्यादा है। यहां पर पैदा होने वाला हर शहरी तकरीबन 3 लाख का मकरूज है, जहां बिजली के बिल हुकूमत की आमदन का जरिया बन चुके। 1 दर्जन के करीब टैक्सों के जरिए हुकूमत ने सिर्फ बिजली के बिलों की मत दे गुज़िश्ता 3 बरस में अवाम से 1410 अरब रुपए वसूल किए। जहां एक साल में गैस की कीमत में 570% इजाफा हुआ, जहां हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम लेवी के जरिए 1280 अरब रुपए एक साल में इकट्ठे करने के जतन कर रही है। यहां भी अमीरों के लिए तो रिलीफ है, मगर आम आदमी को टैक्सेस के बोझ तले मजीद दबा दिया गया।
پاکستان وہ ملک بن چکا ہے جہاں دہاڑی داروں کو تو روزگار میسر نہیں ہے، مگر وزیر خزانہ اسمبلی ملازمین کے لیے 3 ماہ کے بونس جو ہے وہ حاتم طائی کا خزانہ سمجھ کے لٹا رہی ہے۔ میں قومی اسمبلی کے افسران اور سٹاف کے لیے 3 بنیادی تنخواہوں کے برابر آنریریا کا اعلان کرتا ہوں۔ کینیا میں جنریشن زی نے احتجاج کیا، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے۔ پاکستان میں بھی جنریشن زی سکولوں کالجز کے نوجوان اپنے مستقبل سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کو روزگار میسر نہیں، جو اپنے خواب پورے کرنے کی جستجو میں ہیں، لیکن ریاست انہیں جبر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے زبردستی دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کینیا میں اپوزیشن جماعتیں ان نوجوانوں کی زبان بنی، جبکہ پاکستان میں بھی اپوزیشن جنریشن زی کے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ آپ کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں، غریب نے وہی تباہی کرنی ہے جو کینیا میں ہوئی ہے۔ کینیا کی فلم پاکستان میں دہرائی جا سکتی ہے۔ غریب بھوک سے مر رہا ہے، کرائے سے مر رہا ہے، فیس سے مر رہا ہے، آٹا دال چینی سے مر رہا ہے، اور آپ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ بجلی کا بل نہیں دیا جا سک رہا۔ آج شہباز شریف نے کہا یہ IMF کا بجٹ ہے، تو تم IMF کے پاس چلے جاؤ۔ اس بجٹ کو قوم مسترد کرتی ہے، اور قوم جو ہے کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی، قوم خود نکلے گی۔ اور اسی طرح کے تحفظات کا اظہار MQM نے بھی کیا۔ MQM بھی سمجھتی ہے کہ عوام اب بھر چکی ہے، عوام کی اب بس ہو چکی ہے، اور وہ کسی بھی وقت باہر بھی نکل سکتی ہے۔ ہم نے ناظرین بات کی اس حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب سے، انہوں نے کیا کہا، آئیے سنواتے ہیں آپ کو۔ وضاحت کر دیں، معاشی ایمرجنسی مراد ہے؟ ایمرجنسی میری مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس 78,000 ارب روپے کا جو قرض ہے، اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں صرف لوگوں پہ ٹیکس لگانے کے بجائے ہمیں ملک میں جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے پاس جیسے ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی تھیں چیزوں کو، انہوں نے فیکٹریاں لوگوں کی لے لی تھیں، انہوں نے گھر لوگوں کے لے لیے تھے، انہوں نے گاڑیاں لوگوں کے لے لی تھیں، تو وہ تو انہوں نے فورس نیشنلائز کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس اللہ نے بہت زیادہ کچھ دیا، انہوں نے اس پاکستان سے کمایا ہے، وہ والنٹیئرلی جو ہے وہ نیشنلائز کریں چیزوں کو، اور 77,000 ارب روپے میں سے 1,000 ارب روپے وہ خود جمع کریں۔ یہ پارلیمنٹیرین سارے جو ہے وہ 25 اپنے فیصد جو ہے وہ اپنی جائیدادیں جو ہے وہ اس کو وقف کریں پاکستان کے اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے، پھر ہم اس پارلیمنٹ سے نکل کر باہر جائیں اور جا کر لوگوں سے کہیں کہ اب جو بقیہ قرضہ ہے سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں۔ دیکھیں ہم نے بھی اپنا حصہ جو ہے ڈال دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو ہم نے قرض لے رکھا ہے 77,000 ارب روپے، اس میں سے 88% قرضہ جو ہے وہ لوکل بینک سے ہے، یہ سارا، اور صرف 18% قرضہ جو ہے وہ 82% اور 18% قرضہ جو ہے وہ باہر کا۔ تو باہر کے بینک ویسے آپ ٹھیک ہے آپ مس کمٹمنٹ نہ کریں، لیکن جو کہ آپ کے لوکل بینکس کا قرضہ ہے 88% 77,000 ارب میں سے، اس کو جو آپ اس سال سود کی رقم دیں گے، اس سود کی رقم کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیں۔ 1 سال اس سود کی رقم کو لوکل کو نہ دیں، ٹھیک ہے، IMF کو دیں، اوروں کو دیں، 1 سال وہ تقریباً 7,000 ارب روپے بنتے ہیں۔ وہ 7,700 ارب روپے میں کو آپ انڈسٹریز کو پمپنگ کریں، ایک غریب آدمی کو پمپنگ کریں، اس کی حالات زندگی کو اس پیسے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ زیادہ کمائے، ایکسپورٹ بڑھے، اور پھر وہ پاکستان کو ری پے کرے۔ یہ میری مراد ہے ایمرجنسی، فائنینشیل ایمرجنسی سے۔ جی سر، ایک سر آپ وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں آپ نے جو اپنی طرف سے MQM کی طرف سے تحفظات رکھے ہیں بجٹ کے حوالے سے، آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ کے ان تحفظات کو جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا اور اس پر جو مطالبات ہیں ان کو مانا جائے گا، یا یہ صرف بس ایک جسٹ ملاقات تھی؟ وزیر اعظم صاحب نے کچھ احکامات تو اسی وقت دیے ہیں، جیسے ہمارا 10 ارب روپے کا پیکیج تھا، اس کو 15 ارب کیا ہے۔ پھر K4 جو کہ ہماری لائف لائن ہے، پانی کی لائن، اس پہ جو ہے وہ 25 ارب روپے رکھے تھے، تو اس کو فوراً جو ہے وہ 30 ارب روپے کر دیا، اور اگلے 3-4 مہینوں میں جیسے اس کی ایکسپینڈیچر ہوگی تو اس کو 40 ارب روپے کر دیں گے۔ تو ہم مطمئن ہیں ان کی
تمام اس سال اقدامات سے، لیکن ہماری اور جو گزارشات تھیں، ہماری یہ تمنا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بھی نظر ثانی کریں۔ کون سی ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی رہ گئی ہیں جن پر کام کرایا گیا؟ بزنس مین ہے کراچی، آپ کو پتہ ہے ریونیو انجن ہے، وہاں پہ بزنس مین ہے، یہ جو ٹیکس ہے یہ جو 15 سے 18% کیا گیا ہے، یہ ان لوگوں میں کیا گیا جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں۔ جو 90% ریٹیلرز ہیں جو ابھی ٹیکس نیٹ میں آئے ہی نہیں ہیں، جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، ان سے یہ ٹیکس لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے، بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ تو جو آلریڈی آپ کو ملکی خزانے کو 15% ٹیکس دے رہا ہے، آپ نے اس کو ہی 18% کر دیا ہے، جس سے وہ جو دے رہا تھا اس کی بھی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے مصطفیٰ کمال جنہوں نے عوام کی ترجمانی کی ہے۔ آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز بتاتا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم شخصیت نے، پاکستان کی بڑی قداور شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک امارت اسلامی قائم ہونے جا رہی ہے۔ ود ان پاکستان ایک اور حکومت قائم ہوگی، اور وہ حکومت ہوگی طالبان کی۔ یہ کیا خبر ہے، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ دہشت گردی کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں جو سوچ رہی ہیں اور جو کہہ رہی ہیں، اس میں واضح تضاد ہے۔ وہ ملک میں بڑھتی دہشت گردی پر اپنی تشویش کا اظہار بھی کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی دہشت گردی کے خلاف مجوزہ آپریشن کی مخالفت بھی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تو انتہائی خوفناک بات کر دی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت 50,000 دہشت گرد خیبر پختونخوا میں داخل ہو چکے ہیں، اور اگلے چند ماہ میں ڈیرہ اسماعیل خان، جنوبی وزیرستان، بنو اور دیگر علاقوں میں امارات اسلامیہ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 50 اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے۔ یہ کس قدر خوفناک بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں آئندہ چند ماہ میں خیبر پختونخوا میں حکومت پاکستان کی رٹ ختم ہونے جا رہی ہے، اور وہاں دہشت گرد اپنی حکومت بنا لیں گے۔ اس کے باوجود وہ دہشت گردی کے خلاف مجوزہ آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا۔ آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کرنے والوں میں جمعیت علماء اسلام اکیلی نہیں، عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف بھی اس آپریشن کی شدید مخالف ہے۔ پشاور میں تحریک انصاف کے زیر اہتمام قبائلی امن جرگہ ہوا، اس میں بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کی قرارداد منظور کی گئی۔ وعدہ ہے تمہارے ساتھ، خدا کی قسم اگر انہوں نے کوئی ہمارے لاشوں پہ آپریشن کرے گی۔ جب تک خیبر پختونخوا کے عوام کو، ہماری اسمبلی کو، ہماری حکومت کو، ہمارے منتخب نمائندوں کو، ہماری عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک کسی آپریشن کی کوئی اجازت اس طرح۔ دوسری جانب سیکیورٹی اداروں نے آج دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ قائد تحریک طالبان پاکستان کے 2 اہم کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور اور ادریس عرف ارشاد گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہی نہیں، بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اڈے بنانے کا منصوبہ بھی ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اور تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف حالیہ کچھ ہی دن میں ہوئے واقعات دیکھے جائیں تو 21 جون کو کرم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس سے 5 فوجی جوان شہید ہوئے۔ 9 جون کو لکی مروت میں ایک کپتان سمیت 7 فوجی اہلکار دھماکے میں شہید ہوئے۔ 27 مئی کو خیبر میں 5 فوجی اہلکار شدت پسندوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ حکومت بڑھتی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام ترتیب دیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو بھی دہشت گردی کی صورتحال کا ادراک ہے، اس کے باوجود وہ اس مجوزہ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اگر اس آپریشن کی مخالفت کی جا رہی ہے ناظرین، تو پھر اس کا متبادل کیوں نہیں دیا جا رہا، اس کا آلٹرنیٹیو ناظرین کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ناظرین، امارات اسلامیہ
के कायम होने की तो खबर सुनाई जा रही है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए उसका एक ही हल होता है, बज़ोर ताकत रोका जाता है। अगर दुश्मन ताकत के जोर पे, असलहे के जोर पे, तशद्दुद के बिना पर आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है, आपके इलाकों को असीर बनाना चाहता है, तो उसकी रोकथाम भी ताकत के जरिए ही की जाती है। और ताकत का एक हल है, वो है फौजी ऑपरेशन। अगर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है, और साथ में ये खबर भी वही जमातें दे रही हैं जो मुखालफत कर रही हैं कि एक बाहर की ताकत, एक ऐसी ताकत जो कि गैर रियासी ताकत है, वो आके एक नई हुकूमत कायम करना चाहती है, एक शिद्दत पसंद सोच के साथ नई हुकूमत कायम करना चाहती है, तो फिर वो ये मुतबादिल देने से कासिर क्यों है कि इसका मुतबादिल क्या हो। हाँ, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि ऐसे लोग इतने कामयाब ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान में वापस आकर अपने पंजे मजबूत करने में कामयाब कैसे हुए। हमने तो ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस किए, हमने तो ये दावा किया कि पाकिस्तान हर तरह से इस अफरियत से पाक हो चुका है। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या हमने लाखों लोगों को ऑपरेशन में डिस्प्लेस करने के बाद उनके रोजगार के लिए इन इलाकों में जहां बार बार ऑपरेशन किए गए, क्या हमने तरक्याती मंसूबे लगाए? क्या हमने वहां के लोगों को यूनिवर्सिटी, स्कूल और वहां पे इंडस्ट्री लगाई? क्या हमने वहां के लोगों को जो रोजगार है वो फराहम करने में मदद दी? तो सवाल है, जवाब है नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।